हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंस 450 प्लस। आज इस सेशन में हम लोग दो टॉपिक देखेंगे। पहला है टेलीकम्युनिकेशन बिल को लेकर, ओके, और दूसरा है पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल को लेकर। ओके, नाउ सी मैं दोनों एक ही लेक्चर में इसलिए कवर कर रहा हूँ बिकॉज टेलीकम्युनिकेशन में काफ़ी जो चेंजेस किए गए हैं उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि ये आपको मेंस में एज अ प्रॉपर क्वेश्चन आ सकता है सेपरेटली। बट पोस्ट ऑफिस जो एक्ट है उसमें सिर्फ हम लोग फीचर्स अगर जान लेंगे उतना काफ़ी है, क्योंकि अगर कुछ पूछा प्रीलिम्स में तो ठीक है, अदरवाइज उसका मेंस में आने का पोटेंशियल नहीं है। तो जस्ट बिकॉज कि कोई कोचिंग आपको बुक में टाइप करके दे दे मंथली मैगजीन में तो आप इतना बड़ा एक्ट पढ़ने बैठ जाएं, ठीक है, उसका रेलेवेंस नहीं है एग्जाम के लिए ज़्यादा। ओके, सो अवॉइड रीडिंग अननेसेसरी थिंग्स, ऑलराइट, एंड फोकस ऑन व्हाट इज हाईली प्रोबेबल फॉर योर एग्जाम। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहले बात करेंगे टेलीकम्युनिकेशन बिल की। Okay, तो फर्स्ट थिंग इज कि ये करने क्या वाला है, ये पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए लाया गया है। और ये किसको रिप्लेस करेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार आया है। तो डेफिनेटली पहले से हमारे पास तीन एक्ट हैं, दैट इज इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, ठीक है। इसके अलावा दो और हैं बट वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार नाम देख लीजिए बस। इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट ऑफ 1933, एंड इसी के अलावा टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजीशन एक्ट ऑफ 1950। अब इसमें से आप एक चीज श्योरली समझ सकते हैं देखकर कि ये एक्ट बहुत पहले लाए गए, ठीक है। सो वी कैन से कि सम काइंड ऑफ आउटडेटेड है पूरी तरह से, ठीक है। आउटडेटेड है इसलिए इसको रिप्लेस करना भी जरूरी था, ठीक है। और उसके अलावा कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है। आज हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट टू होम की, आज हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट टू मोबाइल की, ठीक है। तो इस तरह की जो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन अब शुरू हो रहा है बहुत तेजी से, ठीक है। इलॉन मस्क का प्रोजेक्ट है, हम जानते हैं, गूगल के भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं इस पूरे सेक्टर को नए सिरे से रेगुलेट करने की जरूरत थी। ओके, तो चलिए इंपॉर्टेंटली जान लेते हैं इसके मेजर प्रोविजंस क्या क्या हैं। उसके बाद देखेंगे हम इसके सिग्निफिकेंस और फाइनली इसके चैलेंजेस। 2 दिन पहले जब मैंने इंडियन एक्सप्रेस में इससे रिलेटेड एक आर्टिकल एडिटोरियल आपके साथ डिस्कस किया था, तब आपको मैंने कहा था कि अभी हम वहां पर सिर्फ जान लेते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं, लेकिन फिर हम लोग इसको पूरा टॉपिक को थॉरोली पढ़ेंगे मीन्स 450 में। ओके, सो फर्स्ट फर्स्ट इज ऑथराइजेशन। अब देखिए पहले एक बार समझने पे ध्यान दे लीजिए, इसके बाद ये सब नोट डाउन कर लेना, कि बाकी आपको नोट्स तो कहीं से भी मिल जाते हैं। सी ऑथराइजेशन फॉर टेलीकॉम रिलेटेड एक्टिविटीज, यानी कि आपको पहले सेंटर से यानी कि गवर्नमेंट से आपको पहले प्रायर अप्रूवल लेना होगा अगर आप इस तरह की कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो। प्रायर अप्रूवल ये मैंडेटरी होगा अगर आप किसी भी तरह की टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ऑपरेट करना चाहते हैं या एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने टेलीकॉम नेटवर्क को। एंड लास्टली अगर आप कोई भी रेडियो इक्विपमेंट को पजेस करते हो, फॉर पजेसिंग रेडियो इक्विपमेंट जिससे आप अपना रेडियो चैनल चला सकते हो या आप कोई भी अपना प्रोग्राम वगैरह पब्लिक तक पहुंचा सकते हो। क्योंकि अगर ये सब चीजें रेगुलेट नहीं होगी ना, तो फिर ऐसे कोई भी रेडियो इक्विपमेंट लेगा और अपने कुछ भी एंटी गवर्नमेंट प्रोग्राम वगैरह इस एयर करने लगेगा, राइट। इसलिए इसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेना होगा आपको, चाहे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो या फिर आपको स्टैब्लिश ऑपरेट एंड एक्सपैंड करना हो, ईओई, ओके, या इसके बाद अलावा आपको कोई भी रेडियो इक्विपमेंट अपने पास परचेज करने हो, ओके। नो, अब एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है इसमें, देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब करने के लिए आपको स्पेक्ट्रम लेना होता है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट से मिलती है। क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रम एक पब्लिक गुड है, गवर्नमेंट के पास होता है, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर सकती है। अब इसको समझने के लिए आप जरा 2012 में आइए मेरे साथ और यहां पर समझिए कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो हुआ था वो क्या था एग्जैक्टली exactly.
सही। यहाँ पर सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च करते हैं, ठीक है, अलग अलग बैंड में। ओके, तो ये हर एक बैंड में से आपको स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाता है, आपकी जो भी टेलीकॉम सर्विस वगैरह आपको प्रोवाइड करनी हो, ठीक है। तो अब ये जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन करना था, तो स्पेक्ट्रम को गवर्नमेंट ने कहा कि हम स्पेक्ट्रम दे रहे हैं, जो भी कंपनीज को लेना चाहती हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वो ले सकती हैं। अब इसमें हुआ क्या कि उस टाइम तक ऑक्शन जैसा कुछ नहीं था कि आप आइए बिडिंग कीजिए, जो ज्यादा प्राइस देगा उसको ऑक्शन किया गया, नहीं। उस टाइम एक नया कंसेप्ट चल रहा था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यानी कि जो भी पहले आ गया गवर्नमेंट के पास कि मुझे स्पेक्ट्रम चाहिए, गवर्नमेंट ने उसको दे दिया। अब इसका मिसयूज क्या किया कि जो लोग पॉलिटिक्स में ऑलरेडी बैठे हुए थे, ठीक है, जो सेंट्रल लेवल पे इवन जो मिनिस्टर्स भी थे, उन्होंने क्या किया, अपने ही कुछ लोगों के हिसाब से एक फर्जी कंपनी स्टैब्लिश की तुरंत। ठीक है, एक कंपनी स्टैब्लिश की। ओके, इस कंपनी के कोई ऑपरेशन भी नहीं है, कुछ काम कर भी नहीं रही है, अभी तो सिर्फ रजिस्टर भर हुई है। इस कंपनी के नाम पर उन्होंने दिलवा दिया इनको स्पेक्ट्रम है। अब ये स्पेक्ट्रम सपोज कीजिए कि इसने इसने ले लिया 12 करोड़ में। अब जब ये सब इन लोगों ने कॉर्नर कर लिया अपने अपने बेनिफिट के, उसके बाद जब एक प्रॉपर कंपनी आई जिसको टेलीकॉम सर्विस में ऑपरेट करना था, अब गवर्नमेंट के सारे स्पेक्ट्रम तो बिक चुके हैं, क्योंकि जो लोग अंदर ही बैठे थे उन्होंने सबने अपनी फर्जी फर्जी कंपनी बना के खरीद लिया। किसी ने, किसी के भतीजे ने, किसी के बेटे ने, किसी ने। ओके, अब स्पेक्ट्रम तो हो गया वहां खत्म। तो अब क्या करना पड़ेगा, अगर मेरी कंपनी है तो मुझे ये स्पेक्ट्रम लेने कहाँ जाना पड़ेगा, इन कंपनीज के पास जिन्होंने ये स्पेक्ट्रम खरीद रखा है बट ये यूज नहीं कर रही है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ कंपनी रजिस्टर की और स्पेक्ट्रम परचेज कर लिया अपने सोर्स के थ्रू, ठीक है, मिनिस्टर्स के थ्रू करप्शन करके। और इस कंपनी ने, ठीक है, इसके पास स्पेक्ट्रम है, लेकिन जेन्युइन कंपनी ये है जिसको स्पेक्ट्रम की जरूरत है, तो इसको फिर इसको पैसे देने पड़े। ठीक है, यानी कि जो 12 करोड़ में उसने सरकार से खरीदा था, वो उसने एक जेन्युइन कंपनी को 400 करोड़ में बेचा। ठीक है, दिस वॉज द केस ऑफ मिस कनीमोजी। दिस वॉज द केस जिस वजह से जेल गई थी। ओके, और इसी पे अनुपम खेर ने एक ट्वीट किया था, 400 करोड़ घर में और बीबी जेल में, इससे अच्छी लाइफ और क्या हो सकती है। ये था 2G स्पेक्ट्रम कि अब ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था ना, तो वो तो, या जो अंदर जो लोग बैठे हैं, जिनके लोग अंदर हैं, उनके लिए तो बहुत इजी है कि हाँ, उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि सरकार इस दिन अनाउंस करने वाली है कि स्पेक्ट्रम सेल किया जाएगा। ठीक है, तो पहले से एप्लीकेशन, जिनको पहले का इन्फॉर्मेशन मिल गई, उन्होंने पहले एप्लीकेशन फाइल कर दी। मिनिस्टर्स ने अपने बेटों से, भतीजों से या अपने रिलेटिव से फर्जी कंपनी रजिस्टर कराई तुरंत, और उस कंपनी ने आके स्पेक्ट्रम ले लिया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक, फिर ये सारा स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ, लॉस हुआ इसमें। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में अपना जजमेंट दिया और उसने कहा कि ऐसा कोई भी पब्लिक गुड, ठीक है, स्पेक्ट्रम हो, माइंस हो, कुछ भी हो, जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे, इनका जब भी सेल किया जाएगा तो आपको ऑक्शन करना होगा। ऑक्शन में आइए, बिडिंग कीजिए, ठीक है, जो जितनी हाई बिडिंग कर सकता है, और फिर गवर्नमेंट उसी को स्पेक्ट्रम सेल करेगी। ठीक, तो यही ऑक्शन प्रोसेस हम लोग स्पेक्ट्रम में यूज करते हैं, यही ऑक्शन प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं माइनिंग के वगैरह के प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, अदरवाइज अगर ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला मेथड ही चलता रहता आज तक, तो फिर जो अंदर बैठे हैं गवर्नमेंट से जुड़े लोग, सारे प्रोजेक्ट्स उन्हीं को जाते, माइंस उन्हीं को मिलती, स्पेक्ट्रम उन्हीं को मिलती, और उनको ऑपरेशन करने में इंटरेस्ट भी नहीं है। उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है सेक्टर में ऑपरेट करने में। उन्हें तो बस एक ब्रोकर की तरह बीच में खरीद के रख लिया उन्होंने। ठीक है, अब जो जेन्युइन कंपनी होगी वो आएगी हमारे पास लेने, और हम मांगेंगे 10 गुना ज्यादा पैसा। ये हुआ था 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में। ओके, सो स्पेक्ट्रम जो कि हमारा एक पब्लिक गुड है, उसके लिए इस बिल में लिख दिया गया है क्लियरली कि ये सब जो भी होगा ये ऑक्शन के थ्रू ही होगा। ऑलराइट, इसके अलावा प्राइवेट कंपनी, अब सपोज कीजिए किसी प्राइवेट कंपनी ने स्पेक्ट्रम ले लिया था काफी ज्यादा, बट उसके पास अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है। ठीक है, उसे जरूरत नहीं पड़ रही है उसकी, कि मैंने अपने ऑपरेशन उतने एक्सपेंड नहीं करें जितना मैंने सोचा था, मेरे पास अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट इसको वापस भी ले सकती है। ठीक है, आप वापस दे दीजिए गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट आपसे कह सकती है कि आपने स्पेक्ट्रम लिया था तो आप कर क्या रहे हो, आप तो यूज नहीं कर रहे हो उसको, आप किसी और को बेचना चाहते हो क्या प्रॉफिट बनाने के लिए, तो वो तो अलाउ है ही नहीं बिल्कुल, वो तो करप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वो स्पेक्ट्रम आप वापस दे दीजिए हमें। ठीक है, तो आपको सरकार को वापस भी देना पड़ेगा। ऑलराइट, उसी तरीके से अगर सपोज कीजिए कि मेरी कंपनी है, उसके पास स्पेक्ट्रम पड़ा हुआ है। ठीक है, अब कोई कंपनी है कि यार हमारे साथ शेयर कर लो स्पेक्ट्रम को, ठीक है, तो वो भी इसमें प्रोविजन रखा गया है कि आप स्पेक्ट्रम को शेयर कर सकते हो, ये शेयर भी कर सकते हो, या किसी और कंपनी को कि मेरे पास, मुझे तो अब जरूरत नहीं है, आप ले लो, जैसे आप लोग नोट्स वगैरह देते हो कि मैं अब ट्वीट कर रहा हूँ प्रिपरेशन, तो आप ले लो बुक्स। ओके, ट्रेड कर सकते हो या लीज पे भी दे सकते हो।
शेयर, ट्रेड और लीज। ओके, बट प्रोवाइडेड कि ये सब जेन्युइनली हो। ये ना हो कि आपकी कंपनी तो उस सेक्टर में थी ही नहीं, ठीक है, आपने तो सिर्फ स्पेक्ट्रम खरीद लिया था, ठीक है, प्रोवाइडेड कि आप ऑपरेशन कर रहे हो उस फील्ड में, ठीक। तो ये पहला पहला प्रपोजल आपको समझ में आया, ठीक है, ऑथराइजेशन, ये पहला फीचर है इसका, ठीक है। दूसरा दूसरा जो चेंज है वो वही है जो मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी, दैट इज एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम में। एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कैसे होगा? पूरी तरीके से ऑक्शन बेस्ड होगा, कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला काम नहीं है यहाँ पे, बट अब प्रॉब्लम ये है इसमें कि गवर्नमेंट ने लिखा है इट विल बी असाइंड थ्रू ऑक्शन, बट एक्सेप्ट एक और क्राइटेरिया उन्होंने डाल दिया है, और वो क्राइटेरिया है स्पेसिफिक यूज केस, ठीक है, एंड दिस विल बी एलोकेटेड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस, यानी कि जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है वही डिसाइड करेगा कि हमें ये स्पेक्ट्रम किसको देना है। ओके, अब तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस ये क्या होगा, ये कैसे होगा? तो ये कह सकते हो कि आप नेशनल सिक्योरिटी के उस पे, ठीक है, यानी कि हमें कुछ अपनी डिफेंस सैटेलाइट्स वगैरह के लिए कोई स्पेक्ट्रम रखना है, डिफेंस कम्युनिकेशन के लिए रखना हो, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट हो सकता है स्पेसिफिक यूज केस में, इसके अंडर में बता रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग के लिए गवर्नमेंट खुद ही स्पेक्ट्रम रख सकती है, या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे फ्लाइट, रेलवेज, इन सब की मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए, या फिर सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ये जैसे डायरेक्ट टू होम एटसेट्रा, या फिर कोई पब्लिक सेक्टर जैसे बीएसएनएल, एमटीएनएल वगैरह के लिए, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं सरकार ने ये जो क्लॉज डाल दिया है स्पेसिफिक यूज केस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर एलोकेट किया जाएगा, यानी गवर्नमेंट की मर्जी से, नॉट थ्रू ऑक्शन, ठीक है। तो यही इसका एक क्रिटिसिज्म भी बनेगा, ठीक है। तो ये तो फिर गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने फेवरेट लोगों को स्पेक्ट्रम एलोकेट करने के लिए भी यूज कर सकती है कि ये हमने एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे एलोकेट किया है ये स्पेक्ट्रम, इस पे ऑक्शन नहीं कराएंगे हम, ठीक है। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म भी बनेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इज इंटरसेप्शन पावर। इसी पे बेस्ड था वो आर्टिकल जो हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था। इंटरसेप्शन पावर, दिस इज द थर्ड फीचर ऑफ दिस एक्ट। तो इसमें क्या है, ठीक है, यहां पे गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकती है या एज्यूम कर सकती है कंट्रोल अपने पास, या फिर ओवरसी कर सकती है, यानी अपनी ओवरसाइट इस पे इम्पोज कर सकती है किसी भी टेलीकॉम सर्विस पर इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी, और नेशनल सिक्योरिटी, ओके। तो यहां पर अगर ये 2 केस हैं, ठीक है, इस बेसिस पर कुछ हो रहा है, तो यहां पर गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी एक ऑफिसर को जिसको हम कहेंगे ऑथराइज्ड ऑफिसर, ठीक है। और ये ऑफिसर इन दो दो कंडीशंस में इन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को बोल सकता है कि इंटरसेप्ट कीजिए, ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है इन दो लोगों के बीच में, सपोज कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके बीच में, या जैसे मुंबई हमले के टाइम पे इनपुट में देते कि ये 32 नंबर ऐसे हैं जिनसे टेररिस्ट यूज कर रहे हैं और ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं मुंबई पर अटैक प्लान करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह में ऐसे मोबाइल नंबर्स को या इस तरह की चैट वगैरह को जो उनके आपस में हो रही है मैसेजिंग, उस सबको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। उस कंपनी को डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना होगा कि इन लोगों के आपस में क्या बात हो रही है, ठीक है। और इनफैक्ट जो भी पावर्स हैं वो भी सस्पेंड की जा सकती हैं इस केस में, ठीक है, बाय दिस ऑथराइज्ड ऑफिसर, और उसे ये अथॉरिटी प्रोवाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो थर्ड प्रोविजन हो गया इंटरसेप्शन पावर, सेकंड था एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, फर्स्ट था ऑथराइजेशन, ठीक है। ऑथराइजेशन यानी ये सारी सर्विस के लिए आपको प्रायर अप्रूवल लेना होगा, ऑलराइट। अब बाकी माइन्यूट चीजें हैं, अगर आपको ये 3-4 चीजें समझ में आ गई हैं तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक अलग से फंड बनाया जाएगा, दैट इज डिजिटल भारत निधि,
अब आप समझ सकते हो कि टेलीकॉम से रिलेटेड अगर ऐसा कोई फंड बनाया जा रहा है तो उसका पर्पस क्या होगा। जो अंडर सर्व्ड एरियाज हैं, जहां पर टेलीकॉम की रीच नहीं है, उन अंडर सर्व्ड एरियाज में इसको और आगे पहुंचाना होगा, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ओके, उसी तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस सेक्टर में प्रमोट करने के लिए हम लोग इससे इस फंड से पैसे निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब क्योंकि जब भी कोई रेगुलेशन है तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ तो डिस्प्यूट आएंगे कभी इन टेलीकॉम सर्विसेज को, ठीक है, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए भी प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। ये दिस इज द फिफ्थ फीचर। यहां पर क्या किया गया है, देखिए यहां पर 3 टियर का स्ट्रक्चर बनाया गया है। सबसे ऊपर होंगे टी डी सेट, दैट इज टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप उसको लिख लीजिएगा, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसके नीचे होगी एक कमिटी ऑफ अपील, कमिटी ऑफ अपील, और सबसे नीचे होंगे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ठीक है, तो सपोज कीजिए गवर्नमेंट की किसी चीज से किसी टेलीकॉम कंपनी को प्रॉब्लम हो रही है, वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रही है, तो ठीक है, आप पहले जाइए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास अपनी ग्रीवांसेस को लेकर। अगर वहां सॉल्व ना हो तो आप जाइए कमिटी ऑफ अपील में, और ना यहां भी सॉल्व ना हो तो फिर आप चले जाइए अपीलेट ट्रिब्यूनल में। ओके, सो आप कह सकते हो कि 3 टियर का ग्रीवांस रिड्रेसल या डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम बनाया गया है इसके लिए। क्लियर? सो दैट इज फिफ्थ फीचर। इसके बाद नेक्स्ट है इसकी टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी। आपको बार बार एम्फेसाइज करता हूँ, अपने नोट्स ना हैंड रिटन ही बनाइएगा। तभी न्यूज़पेपर में जब कोई न्यू पॉइंट आता है मैं आपको बोलता हूँ कि आप उस टॉपिक में नोट एडिशन कर लीजिए। जैसे एएमआर पर अभी भी बार बार न्यूज़ आर्टिकल कुछ ना कुछ आ रहा है। ठीक है, आज ही हमारे पास एक न्यू आया था, ठीक है, जम्मू कश्मीर से कैनिबीस के थ्रू एक कंपाउंड मिला है जो हेल्प कर सकता है। तो ये करंट अफेयर के पॉइंट जब आप इसमें ऐड करते हो अपने स्टैटिक टॉपिक में, जो मेंस में आप पढ़ चुके हो, मेंस 450 में, तब जाकर आप एक अच्छा आंसर लिखने के लिए तैयार हो पाते हो। ओके, तो अब ये जो एक्ट है ना, ये एक्सटेंड होता है फॉर ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। ओके, अगर उस डेफिनेटली अगर उस में जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है वो है कोई ऐसी टेलीकॉम सर्विस जो इंडिया में प्रोवाइड की जा रही थी। ओके, तो उससे रिलेटेड अब हम आ जाते हैं कि चलिए ये सब तो बातें हो गई, फीचर्स देख लिए। अब देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इसके। तो ये अब सब इजी चीजें हैं ये सब। देखिए, सिग्निफिकेंस है, पहले तो मैंने आपको ईयर दिखाए थे ऊपर, तो वो सब आर्केइक लॉज थे, बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, एंड इनफैक्ट मोस्टली वो लोग कॉलोनियल लॉज थे जो उस वक्त की गवर्नमेंट अपने हिसाब से लेकर आई थी। ठीक है, तो उनको चेंज करना ऑब्वियसली जरूरी था। ठीक है, क्योंकि टेलीकॉम सर्विस सेक्टर ने बहुत बहुत सारी चीजें चेंज भी हुई है ना पिछले टाइम में। 90s के बाद से टेलीकॉम सर्विस में काफी कुछ चेंज हुआ है। अब वो 1885 के एक्ट को आप नहीं रख सकते ना। ओके, तो आर्केइक लॉस लॉस थे, हमें करना ही था। दूसरा, यहाँ पर हमें क्लैरिटी मिलती है विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज। ओके, क्योंकि ये जो आज हम बोल रहे हैं कि डायरेक्ट टू मोबाइल, ठीक है, डायरेक्ट टू मोबाइल टाइप की चीज है, तो ये सब क्या है, ये सब सैटेलाइट बेस्ड ही है। तो उसके लिए जरूरी था कि हम इस पे प्रॉपर क्लैरिटी दें, ताकि इसमें नए प्लेयर्स जो भी आए और हमें रिमोट एरियाज तक भी कनेक्टिविटी पहुंचानी है। ठीक है, तो उसमें जो न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं या जो एक्सटेंड कर रहे हैं, वो लोग अपने कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, उस चीज में उनको लेकर कोई प्रॉब्लम ना आए, उनके पास एक क्लियर पिक्चर हो, एक क्लैरिटी हो कि किस तरीके से ये पूरा सेक्टर रेगुलेट किया जाता है। ओके, सो देर इज क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस। ओके, इट विल ड्राइव ऑल द इनोवेशन। ओके, स्टार्टअप्स को एक क्लैरिटी रहेगी कि हमें किस तरीके से आगे चलना है इसमें। एंड एक चीज अच्छी की है इसने कि एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन को कुछ कम किया है। जैसे मैंने आपको 2012 केस बताया कि गवर्नमेंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सब अपने अपने चाहिए तो में स्पेक्ट्रम बांट दिया उन्होंने। ओके, तो वो क्या था, वो एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन ही था, गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से दे दिया जिसको देना था। ओके, तो इसको कम करने के लिए भी इसने मैंडेटरी किया है कि जो भी स्पेक्ट्रम दिया जाएगा वो ऑक्शन के थ्रू ही दिया जाएगा।
देखिए अब इसमें पता है यहाँ पर मैंने आपको दो चीजें बताई, ऊपर चलते हैं एक बार फिर से। हाँ, ऑक्शन बोला मैंने आपको और स्पेसिफिक यूज केस बोला, ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। ठीक है, तो हमने दो चीजों की बात की, ठीक है। इसके अलावा एक और तीसरी चीज भी थी, जब इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसमें इन्होंने एक पॉइंट लिखा था, अदर एनी अदर मैनर एज प्रेस्क्राइब बाय गवर्नमेंट। अब ये अगर ये प्रोविजन रह जाता ना जो ड्राफ्ट बिल में था ओरिजिनली, तो ये बहुत करप्शन को बूस्ट कर देता। गवर्नमेंट के पास एक डिस्क्रिप्शन रह जाता, तो उस एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन को कम किया गया और वो जो एक प्रपोज क्लॉज था एनी अदर मैनर, उसको ड्रॉप किया गया, कि ताकि एक क्लैरिटी रहे। अदरवाइज ये एनी अदर मैनर एक एम्बिग्यूटी क्रिएट करता कि गवर्नमेंट किस वक्त क्या सोचे किस कंपनी के अगेंस्ट। अरे, और अब ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म भी रखा है, ठीक है, ये सब ऑनलाइन ही रखा गया, डिजिटली रखा गया। तो आप कह सकते हो कि आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को भी टेक्नोलॉजी बेस्ड या एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करा है, कि अगर कोई ग्रीवांसेस आते हैं तो आप सिंपली उस तरीके से हैंडल कर सकते हो। आपके सामने पूरा फ्रेमवर्क है कि आपको 3 स्टेज के थ्रू जाना है अगर आप एक से सैटिस्फाई नहीं होते। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो इसने किया है वो है इसने ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया है। अगर अभी तक आप देखेंगे ना तो मोर देन 100 टाइप के लाइसेंस लेने पड़ते थे आपको, रजिस्ट्रेशंस करवाने पड़ते थे, ठीक है, परमिशन लेनी पड़ती थी अलग अलग ऑफिस से। बट इसने सबको मर्ज कर दिया है एक सिंगल एक सिंगल ऑथराइजेशन प्रोसेस में, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली आपको प्रोवाइड करेगा एक रेगुलेटरी स्टेबिलिटी, ठीक है, एंड कह सकते हैं कि जो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं उसको एनकरेज करेगा। ठीक है, तो ये 5 हमने इसके देख लिए सिग्निफिकेंस। इतना ही जानना होता है, ठीक है, 5 4 5 6 जान लो, बस इतना। कभी भी कहीं से भी पढ़ो तो उतना ज्यादा हैवी मत करो कि वो अपने आप को ओवरबर्डन कर लो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आप जानते ही का क्या है, ठीक है। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को इसने अपने एम्बिट से बाहर रखा हुआ है, ठीक है, एक्सक्लूड किया है अभी के लिए, एटलीस्ट बाद में मिला ले तो बात अलग है। बट अभी के लिए एक्सक्लूड किया है, ये अच्छा भी किया है। अदरवाइज क्या है, प्रोसेस बात आ जाती है ओवर रेगुलेशन की। ये जियो सिनेमा हो, नेटफ्लिक्स हो, ये सब अभी इवॉल्व हो रहे हैं, चीजें और इम्प्रूव हो रही हैं इनमें। तो अगर आप अभी से उनके रेगुलेशन शुरू कर दोगे तो वो चीजें फिर थोड़ी सी आप कह सकते हो कि ओवर रेगुलेशन वाला इशू बन जाता है। ठीक है, तो हमने फीचर्स जान लिए, हमने सिग्निफिकेंस जान लिए। अब किस पे चलें? अब देख लेते हैं चैलेंजेस पे। ऊपर अभी तक जितना हमने डिस्कशन किया उसमें आपने एक दो चैलेंजेस तो खुद जान लिए, ठीक है, जो कि आप अभी खुद भी सोच सकते हो। अगर मैं आपको 5 मिनट का पॉज भी दे लूं तो आप दो तीन चैलेंजेस खुद से लिख लोगे। फर्स्ट चैलेंज, पोटेंशियल फॉर मिसयूज बाय एग्जीक्यूटिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने ऊपर ऊपर एग्जाम्पल देखा कि यहाँ पर उसने रखा है, अपने पास सेंटर ने पावर रखी है कि हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं आपके मैसेजेस को। इंटरसेप्शन पावर इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अभी नेशनल सिक्योरिटी एक ऐसा वर्ड है जिसको ना किसी भी तरीके से गवर्नमेंट यूज कर लेती है। जैसे अभी मैं आपको जब थोड़ी देर बाद अभी आपको मैं एफसीएनआर पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें बताऊंगा कि कैसे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ को के लाइसेंस सस्पेंड किए जा रहे हैं, कैंसिल किए जा रहे हैं, राइट। तो ये हमेशा से एक ऐसा वर्ड है जो आप कहते हो नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी बहुत ही ब्रॉड वर्ड है कि गवर्नमेंट ऑफ केस ऑन केस बेसिस डिसाइड कर लेती है कि किस चीज ने हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन किया है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट ये हार्म कर सकती है आपकी प्राइवेसी को, ठीक है, यानी कि कन्वर्ट कर सकती है सब कुछ एक सर्विलेंस स्टेट में। ये क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपने पास पावर रखी है कि हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे, वी विल सेट द स्टैंडर्ड टू एंश्योर कंप्लायंस, जैसे आपको कंप्लायंस करना ही होगा एज ए कंपनी, एंड कंप्लायंस फॉर एनक्रिप्शन एज वेल। यानी कि आप कल को गवर्नमेंट को प्राइवेट कंपनीज को कह सकते हो कि हमें इसका डेटा चाहिए, ये इनके बीच क्या बातें हुई है, इसको डिक्रिप्ट कीजिए। अभी अपन लोग जो व्हाट्सएप पे टॉक करते हैं वो एनक्रिप्टेड होती है दोनों साइड से, ठीक है। बट गवर्नमेंट इसमें स्टैंडर्ड सेट कर सकती है कि कहाँ पर इंक्रिप्शन करना है, कितना करना है और कहाँ नहीं करना है। तो ये डायरेक्टली सीधे सीधे ये अटैक है पब्लिक की राइट टू प्राइवेसी पर, जो कि अब एक फंडामेंटल राइट माना जाता है।
ओके, नेक्स्ट आ जाएगा जो ऊपर हमने डिस्कस किया, एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन वाला प्रोविजन। एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन, सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में क्या कहा था कि सिर्फ ऑक्शन बेस्ड होना चाहिए, वो भी ट्रांसपेरेंटली। ठीक है, बिडिंग करवाइए, सब लोग अपनी अपनी बोली लगाएंगे, उस हिसाब से होना चाहिए। बट गवर्नमेंट ने क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन हम लोग रख सकते हैं। तो पहली बात तो कि अगेंस्ट दिस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जा रहा है, और दूसरा कि अगेन इसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये आपने किस बेसिस पर किया है। ठीक है, ये फेवरेटिज्म, पर्सनल कनेक्शंस, इन सबको प्रमोट करेगा। ऑलराइट, तो बस इतना ही है इसमें, और तो कुछ ज़्यादा नहीं है। नाउ हाँ, एक चीज़ और है लास्टली कि ये जो डेफिनेशन रखी गई है ना टेलीकॉम की और टेलीकॉम सर्विसेज की, इनको डिफाइन किया गया है प्रॉपर इसमें। ठीक है, एंड व्हाट कंस्टिट्यूट ए मैसेज। ठीक है, इवन ये डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड मैसेज, ये सब डेफिनेशन ना बहुत ब्रॉड रखी गई है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि इसके क्रिटिसिज्म में कि डेफिनेशन जानबूझकर ब्रॉड इसलिए रखी गई है ताकि कल को सोशल मैसेजिंग ग्रुप यानी कि जैसे व्हाट्सएप जैसी चीजें हैं, ठीक है, या फिर जो ओटीटी टाइप के प्लेटफॉर्म्स है, इनको भी इसके एम्बिट में लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको जानबूझकर ही ब्रॉड रखा गया है। तो ये हमने जान लिए 4-5 चैलेंजेस। अब लास्टली हम लोग देख लेते हैं कि फिर और क्या इंप्रूवमेंट इसमें किया जा सकता है। तो कोई स्कोप है इंप्रूवमेंट का? तो हाँ है, बिल्कुल है। ठीक, फर्स्ट कि जरूरत है चेक्स एंड बैलेंसेस की। अब सपोज कि किसी एरिया में आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा है, तो चलिए ये सारी टेलीकॉम कंपनीज को कहिए कि ये मैसेजेस इनक्रिप्ट कीजिए। ठीक है, क्या चल रहा है हमें जानना है। बट एटलीस्ट अगर किसी स्टेट में जैसे जम्मू कश्मीर जैसे पूरे यूनियन टेरिटरी में आप ऐसा कुछ करते हो, तो एटलीस्ट सी के पार्लियामेंट्री अप्रूवल फर्स्ट। ठीक है, आप इस तरह के अगर ऑर्डर्स देते हो तो एटलीस्ट सी के पार्लियामेंट्री अप्रूवल की हम लोग गवर्नमेंट को ऑथराइज करते हैं कि इस एरिया में अभी डिस्टरबेंस चल रहा है, ट्रबल चल रहा है। तो वो अगर चाहे तो टेलीकॉम कंपनीज जो वहां सर्विस प्रोवाइड कर रही है उन सबको कह सकता है कि आप ये मैसेजेस जो हैं, जो भी बातें हो रही हैं, इन सबको डिक्रिप्ट कीजिए। हमें जानना है कि ये वायलेंस कैसे परपिचुएट किया जा रहा है, एक दूसरे को भड़का के या गलत इंफॉर्मेशन देकर, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करके। ठीक है, एंड सेकेंड इज गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट द राइट टू प्राइवेसी। ओके, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट है एंड गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट इट नाउ। नेक्स्ट इज कि गवर्नमेंट जो भी करे इसमें, ठीक है, जो भी रूल बनाएगी गवर्नमेंट इसमें, इट शुड मेंटेन ए हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक, ट्रांसपेरेंसी एंड कंसल्टेशन। ओके, तो ये कुछ बातें थी जो 2-3 इंप्रूवमेंट हम सजेस्ट कर सकते हैं। चैलेंजेस हमने देख लिए, सिग्निफिकेंस देख लिया, एंड हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स देख लिए। ओके, बट अभी इस लेक्चर को हम खत्म नहीं करेंगे। अभी हम लोग इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस बिल और जो आया है 2023, ठीक, इसको और देख लेते हैं ताकि टॉपिक हमारा पूरा यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि हमें इसके सिर्फ फीचर्स जानने की जरूरत है। उसके भी आने के चांसेस बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसके सिर्फ फीचर्स जानेंगे हम लोग। फर्स्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इसका क्रिटिसिज्म है वो है इंटरसेप्शन को लेके। एक सेकेंड यार, इंटरसेप्शन। अब देखिए, हमें पता है कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू मोस्टली हम लोग ऐसा कुरियर सर्विस करते हैं, कभी कोई आइटम भेजना हो, कभी कुछ भेजना हो। ठीक है, इस तरह की चीजें हम लोग भेजते हैं। तो यहाँ पर सेंटर ने अपने आप को ये अथॉरिटी दी है कि वो नोटिफिकेशन जारी करके वो एम्पावर कर सकता है अपने ऑफिसर्स को कि वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं ऐसे किसी भी पार्सल को। वो उसको ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है, वो उसको डिटेन कर सकते हैं, यानी कि अपने पास रख सकते हैं डिटेंशन में। ओके, ऐसा कोई भी आइटम, कोई भी पार्सल, कुछ भी जो उनको लगता है कि ये थ्रेट है हमारी सिक्योरिटी को, ठीक है, या फिर फ्रेंडली रिलेशन को किसी कंट्री के साथ,
जैसे पैलेस्टीन को लेकर, सपोज कीजिए कि पैलेस्टीन को लेकर कुछ हो रहा है, ठीक है, तो एक दूसरे को कुछ सर्कुलेट कर रहे हैं ये लोग, वाया पोस्ट कुछ भेज रहे हैं, तो वो सब अगर इनको लगता है कि जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है सपोज, ठीक है, जो थोड़ा सा इस्लामिक एक्टिविटीज को प्रमोट करता है, जेन्युइनली करता है, बट अगर वो ऐसी कोई चीजें भेज रहा है अलग अलग जगह पर पूरे देश में, अलग अलग अपनी ब्रांचेस को, तो उसको गवर्नमेंट इंटरसेप्ट कर सकती है, ठीक है। फ्रेंडली रिलेशन हो पब्लिक स्टेट के साथ, जैसे इसराइल के साथ, या पब्लिक ऑर्डर हो, इमरजेंसी हो, पब्लिक सेफ्टी हो और अदर लॉस, मतलब जो भी वो आर्टिकल 19(2) में आते हैं ना, वो सारी रिस्ट्रिक्शन यहाँ भी लागू की गई हैं। ओके, इसके अलावा ये इन ऑफिसर्स को परमिट भी करता है कि आप इस तरह का कोई भी अगर पार्सल है, ठीक, तो उसको सीधे कस्टम ऑफिसर्स को भेज सकते हैं, ठीक, कस्टम अथॉरिटीज को भेज दीजिए, आपको कोई जरूरत नहीं है कि उसको उस पार्सल को उसके एड्रेस पर डिलीवर किया जाए। ओके, जहां भी आपको शक हो इस तरह का, तो आप उसको सीधे सीधे कस्टम अथॉरिटीज को भेज सकते हैं। अब इसमें जो एक प्रॉब्लम क्रिएट की गई है वो है कि लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब अगर मेरा कोई पार्सल था या मेरा कोई कुरियर था, ठीक है, वो पोस्ट ऑफिस से आ रहा था, उसको ओपन कर लिया बीच में, ठीक है, उसको इंटरसेप्ट कर लिया, इन्होंने ओपन कर लिया, डिटेन कर लिया, फिर बाद में कभी उनको कुछ नहीं मिला उस पार्सल में, वो मुझे वापस भेज भी दिया, ठीक है, तो हो सकता है उसमें से मेरी कोई प्रीशियस चीज लॉस हो गई हो, ठीक है, या फिर कुछ ज्यादा डिले हो गया हो, मुझे जिस वक्त तक चाहिए था वो नहीं मिला, या उसमें कोई डैमेज हो गया हो, ठीक है, तो इसमें आप कोई लाइबिलिटी बनती है, आप लोगों ने गलत किया है, ठीक है, बट इस लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है ऑफिसर्स को, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपका कोई लॉस हो जाए, कोई डिले हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, आपका दुबई से कोई हीरे का हार आ रहा था, ठीक है, लॉस हो गया, डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, बस गवर्नमेंट ने कह दिया हमें शक था कि दुबई से इसमें कुछ ड्रग्स आ रहा है, ठीक है, तो हमने कर लिया डिटेन। ओके, इस तरह की चीजें हो सकती है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनको एग्जाम कर दिया, दैट इज बैड थिंग। नाउ जो अच्छी चीज की गई है वो है कि पहले सेंटर के पास एक्सक्लूसिव प्रिविलेज था, एक्चुअली एक्सक्लूसिव प्रिविलेज अंडर दिस सेक्शन 4 हुआ करता था इसमें, ठीक है, कि सेंटर के पास ही एक्सक्लूसिव प्रिविलेज था ट्रांसपोर्ट करने का, ट्रांसपोर्टिंग ऑल लेटर्स, ठीक है, वन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर वाया पोस्ट, तो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज अब खत्म कर दिया गया है। एंड फाइनली जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस होते हैं, ठीक है, इनकी इनकी पावर को और ज्यादा एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, वो और भी चीजें देख सकते हैं, जैसे फी स्टैब्लिश कर सकते हैं बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के, एंड सो ऑन, ठीक है, तो ये इसके 5 इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं जो हमें जानने थे एग्जाम के लिए। बाकी मैं अब भी कह रहा हूँ कि ये एग्जाम में पूछे जाएं इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। इंटरसेप्शन पावर दी गई है, ठीक है, सेंटर अपने ऑफिसर्स को वाया नोटिफिकेशन इस तरह की पावर प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट इज ऑफिसर्स ऐसे किसी भी पार्सल को जिस पर उनको शक हो वो डायरेक्ट कस्टम ऑफिसर्स को भेज सकते हैं, कस्टम अथॉरिटीज को। थर्ड इज लाइबिलिटी एग्जाम्प्ट की गई है, अगर कोई लॉस हो जाए, डिले हो जाए, डैमेज है, तो उनकी लाइबिलिटी नहीं बनती ऑफिसर्स की। फोर्थ इज एक्सक्लूसिव प्रिविलेज हुआ करता था सिर्फ सेंटर का, टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस पोस्ट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। इसकी डिटेल मत पढ़ना, कोई पढ़ाए तो भी मत पढ़ना, नहीं आएगी एग्जाम में, देर इज ऑलमोस्ट जीरो पॉसिबिलिटी, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन बिल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमने देख लिया है कि 3 कौन से एक्ट को ये रिप्लेस करेगा, ठीक है। मैंने आपको 2G स्पेक्ट्रम बताया, उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस बताया। यहाँ पे प्रोविजन देखे हमने, तो पहला था ऑथराइजेशन, यानी कि प्रायर अप्रूवल लेना होगा आपको, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट को, अगर आपके पास अनयूटिलाइज स्पेक्ट्रम पड़ा है तो आप गवर्नमेंट को वापस भी दे सकते हो या किसी और कंपनी से, लेकिन टेलीकॉम की सर्विस ही होनी चाहिए वो, ठीक है, आपकी भी टेलीकॉम सर्विस ही होनी चाहिए। आप लोग शेयर कर सकते हो, आपस में ट्रेड कर सकते हो, लीज पे दे सकते हो एक दूसरे को। एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम को लेकर हमने देखा कि सिर्फ ऑक्शन बेसिस पे की जाएगी, बट साथ में एक और लूप होल भी है, स्पेसिफिक यूज केस पर एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर भी दिया जा सकता है। इंटरसेप्शन पावर सेंटर ने अपने पास रखी है कि वो अपने ऑथराइज ऑफिसर्स को एम्पावर कर सकता है इस काम के लिए। डिजिटल भारत निधि बनाई जाएगी, फंड अंडर सर्व्ड एरियाज को भेजने के लिए। डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए एक 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया गया है, पूरा डिजिटल है। टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी तो आउटसाइड इंडिया भी एप्लीकेबल होगा। सिग्निफिकेंस हमने देखा, ठीक है, आर्केइक लॉस को रिपील कर रहा है, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज पर एक क्लैरिटी मिली है, ओटीटी सर्विस को ही बाहर रखा गया है, एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन है उसको कम किया गया है, ये पॉइंट हटा दिया गया है, एनी अदर मैनर, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया हुआ है, और उसके बाद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को
डिजिटल बनाया है पूरी तरीके से ऑनलाइन। चैलेंजेस हमने देख लिया, मिसयूज के चांसेस हैं, प्राइवेसी को अफेक्ट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन वाला एक लूप होल रह गया है, डेफिनेशन जानबूझकर इतनी ब्रॉड रखी गई है, उसके बाद इंप्रूवमेंट देख लिया हमने, कुछ कुछ चीजें जो फॉलो करने की जरूरत है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टेलीकॉम सर्विस बिल एंड पोस्ट ऑफिस बिल। ओके, तो ये आपका मेंस 450 का टॉपिक था, ये कवर हो गया है। इसके बाद मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगा FCNR अमेंडमेंट बिल को लेकर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मेंस 450 में ही जाएगा। इसके अलावा मैं आपके साथ IIM बिल्ड एक्ट डिस्कस करूंगा, इसको लेकर कुछ चीजें हुई है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में होगी। ओके, ये आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।